अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम डायरेटिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने हाइपरटेंशन को डिस्कस किया था। उसके लास्ट में मैंने बताया था कि इसके आगे कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगे जिसमें वन बाय वन में एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों को डिस्कस करूंगा। तो उसमें सबसे पहला ये सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम डायरेटिक्स पे बात करेंगे। डायरेटिक्स का नाम ही इंडिकेट करता है कि वाटर पिल वो दवाइयाँ जो पेशाब को ज्यादा करती है, जो रीनल फिल्ट्रेशन रेट को ज्यादा करती है और हमारी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड्स को निकालती है। तो डायरेटिक्स की दवाइयाँ आमतौर पे इमरजेंसी में यूज होने वाली दवाइयों में टॉप पे है, जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के अलावा डायरेटिक्स और भी बहुत सारे मसाइल के लिए यूज होता है, जैसे इडीमा। चाहे पेरिफेरल इडीमा हो, चाहे सेंट्रल इडीमा हो, या इडीमा का कोई जो उसका टाइप है वो हो, उन तमाम के लिए डायरेटिक्स इंडिकेटेड है। तो इस लिहाज से डायरेटिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इसको डायरेटिक्स को इसकी क्लासिफिकेशन के बेस पे भी डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी डिस्कस करेंगे, साथ में इसके इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन को रफली और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। So what are diuretics? Diuretics are medications that increase urine production and help to reduce excess fluid in the body. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम किसी वजह से बढ़ा है या फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो मेडिकेशन अवेलेबल है उसको डायरेटिक्स बोलते हैं। अब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है या फ्लूइड की मिकदार बढ़ जाती है, या इन वजूहात की वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे वजूहात ऐसे हो सकते हैं। कुछ कंडीशन में किडनी काम करना छोड़ देती है कुछ हद तक, तो इसकी वजह से फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो जाता है, तो जितना फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना चाहिए तो नहीं निकलती। या इसके अलावा बाज लोग जो है आईवी फ्लूइड्स लगा लेते हैं। मोस्टली इसका जो वो काज है वो यही है कि आमतौर पे लोग ड्रिप इन्फ्यूजन ज्यादा लगा लेते हैं, तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाती है, हद से ज्यादा लगा लेते हैं। इसके अलावा नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो लोग करते हैं, तो नमक पानी को भी थर्स मैकेनिज्म को ज्यादा करता है और री एब्जॉर्प्शन ऑफ जो रीनल फिल्ट्रेशन रेट के बाद यूरिन बन रहा होता है उसको री एब्जॉर्ब करवाने का भी वो फिर सलाहियत रखता है और उसको एब्जॉर्ब करवाता है। तो इस तमाम कंडीशन से हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है या फ्लूइड की मिकदार नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो इन कंडीशन में फिर हमें डायरेटिक्स की जरूरत पड़ती है। या इसके अलावा ये तो मैंने आम से काजेज बताए। कुछ बॉडी के अंदर काजेज होते हैं जैसे हार्ट फेलेवर। हार्ट फेलेवर के अंदर ईडीमा का बहुत ज्यादा चांस होता है, क्योंकि हार्ट फेल हो रहा होता है और सही पंपिंग नहीं कर रहा होता। किडनी को ये फील होती है कि हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं जा रही या ब्लड वीनस रिटर्न उसको अच्छा नहीं मिल रहा, तो किडनी फिल्ट्रेशन रेट को रिड्यूस कर लेता है और हार्ट की तरफ फ्लूइड को और मजीद बढ़ा लेता है। लेकिन चूंकि ये हार्ट में मसला होता है, हार्ट फेल हो रहा होता है, वो मैनेज नहीं कर सकता कि मैं फ्लूइड को किस तरह पंप करूं, तो इस वजह से फ्लूइड और भी ज्यादा हो जाता है और हार्ट पे प्रेशर और भी बढ़ जाता है, और इस लिहाज से फिर हार्ट फेलियर का मसला ज्यादा हो जाता है और साथ में इडीमा भी बन जाता है। तो ये इडीमा पे पहले मैंने बात की, हार्ट फेलियर के अलावा और भी इस किस्म की कंडीशंस हैं, जैसे लिवर के पास प्रॉब्लम होते हैं जिसमें अल्ब्यूमिन लिवर कम बनाता है। लिवर की कोई सिरोसिस की बीमारी या हेपेटाइटिस बी सी की बीमारी या और लिवर की क्रोनिक बीमारियां हैं जिसमें से लिवर मुतासर हो जाता है और फिर वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो ये बनाता है वो नहीं बना सकता। तो अल्ब्यूमिन की कमी की वजह से भी फिर इडीमा बन जाता है। तो इन तमाम कंडीशंस में डायरेटिक्स का बहुत अहम रोल है। दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर एंड इडीमा। ये तमाम कंडीशन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो डायरेटिक्स के कुछ अकसाम हैं जिसमें से तीन बड़े अकसाम इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किए हैं। उसमें सबसे पहला लूप डायरेटिक। इसके अलावा स्पाइरोनोलेक्टोन या जो और इसमें दो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड वो उसके अलग ग्रुप है, उसको भी इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो लूप डायरेटिक्स का नाम लूप ऑफ हेनले पे इसका असल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैं
जरा आप सबको किडनी का स्ट्रक्चर दिखा दूं। ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। किडनी मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से बनी हुई है। नेफ्रॉन एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है जिसमें से ग्लोमेरुलस के बाद जो है आप लोगों को प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं। वोमेन कैप्सूल अंदर है और जो ग्लोमेरुलस है, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, डिसेंडिंग कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, और फिर लूप ऑफ हेनले है, और फिर एसेंडिंग ट्रैक्ट्स है, और फिर उसके बाद आखिर में फिर कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाते हैं। तो ये इसका रफली एक स्ट्रक्चर। ये इसलिए जरूरी है कि डायरेटिक्स जितने काम करते हैं, जितने टाइप्स भी हो, वो नेफ्रॉन के किसी ना किसी लेवल पे कर रहे होते हैं। जैसे लूप डायरेटिक्स जो है ये लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। इस जगह पे ये री एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं और रीनल फिल्ट्रेशन रेट को भी बढ़ा लेते हैं। तो एक्सेस ऑफ फ्लूइड हमारी बॉडी से निकलता है। तो जब एक्सेस ऑफ फ्लूइड निकलेगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा और बीपी कम हो जाएगी। ठीक है, तो लूप डायरेटिक्स आर डायरेटिक्स दैट एक्ट्स ऑन द लूप ऑफ Henle in the kidney to inhibit the reabsorption of sodium and chloride, which leads to increased urine production. लूप डायरेटिक्स के एग्जांपल में फ्यूराजिमोइड और ब्यूमेटानाइड, ये दो दवाइयां हैं। फ्यूराजिमोइड जो है ये सबसे कॉमनली यूज होने वाली डायरेटिक्स लूप डायरेटिक्स में दवाई है, जिसमें लेसेक्स के नाम से गोलियां भी आती हैं और इंजेक्शन भी आते हैं। तो ये इमरजेंसी में यूज किए जाते हैं। लूप डायरेटिक्स के और बाकी भी जो टाइप्स है उसमें से हर एक के अपने अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लूप डायरेटिक्स को अगर ये चूंकि सोडियम को बॉडी से निकालता है, वाटर को भी निकालता है, तो हाइपोनेट्रीमिया बहुत सारी कंडीशन में ये कर देता है। तो इसलिए साथ में ये इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस को भी लेके आता है। तो बाज दफा हम फिर इस इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस को बरकरार रखने के लिए इसकी जगह हम फिर स्पाइरोनोलेक्टोम या उसको पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स बोलते हैं। ये चूंकि पोटाशियम को भी निकालता है, तो इसलिए पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स फिर वो पोटाशियम को रिजर्व रखते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो थायजाइड डायरेटिक्स है। थायजाइड डायरेटिक्स, दीज डायरेटिक्स एक्ट्स ऑन द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये वाली एरिया है, इस एरिया पे ये रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है और रीनल फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है to inhibit the reabsorption of the sodium and chloride, which leads to increased urine production. Thiazide diuretics are often used to treat hypertension. Example of the thiazide diuretics include hydrochlorothiazide और chlorothiazide. इसमें हाइड्रोक्लोरथाइजाइड ये कम्बिनेशन में आता है जो एंजियोटेंसिनोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की जो दवाई है, जिसमें से लोजर्टान बहुत कॉमनली यूज होने वाली दवाई है, उसके साथ ये गोलियों के कम्बिनेशन में आता है। ARBID के नाम से आता है, ठीक है, जो हाइजर के नाम से आता है, इसके अलावा एक्सटोर, बहुत सारे नामों से आते हैं। इसमें ARB की एक दवाई होती है और साथ में हाइड्रोक्लोरथाइजाइड भी होता है। एक बड़ी जबरदस्त कम्बिनेशन होती है हाइपरटेंसिव मरीजों के लिए। बीपी से काफी हद तक मैनेज हो जाती है। तीसरा जो हमारे पास बड़ा ग्रुप है वो है पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स। पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स पोटाशियम को स्पेयर और रिजर्व रखता है। पोटाशियम की हाइपोकलीमिया की कंडीशन को रोकता है। These diuretics acts on the collecting ducts of the kidney to reduce the excretion of the potassium and increase the excretion of the sodium and water. ठीक है, सोडियम के साथ साथ पोटाशियम को, सोडियम को और वाटर को तो निकालता है, लेकिन पोटाशियम को ये रिजर्व रखता है। पोटाशियम चूंकि हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए पोटाशियम को बॉडी से एक्सेस फॉर्म में निकलने से रोकता है और स्पेयर रखता है। दे आर ऑफन यूज इन द कम्बिनेशन विद द लूप डायरेटिक्स। ये लूप डायरेटिक के साथ भी इसके कम्बिनेशन ये पोटाशियम स्पारिंग डायरेटिक्स का होता है, क्योंकि लूप डायरेटिक्स जैसे फ्यूराजिमोइड की बात मैंने की, लेसिक्स की बात मैंने की, कि वो पोटाशियम को निकालेंगे तो हाइपोकलीमिया की कंडीशन फिर हो जाती है, पोटाशियम बॉडी में कम हो जाता है। तो ये उसके साथ कम्बिनेशन में देते हैं ताकि पोटाशियम बॉडी से ना निकले और स्पेयर रहे। तो पोटाशियम के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए थायजाइड डायरेटिक्स या पोटाशियम जो जो लूप डायरेटिक्स होते हैं उसके साथ पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स की कम्बिनेशन देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पाइरोनोलेक्टोन इसमें यूज होने वाली सबसे कॉमन दवाई है और वाइडली इसको यूज किया जाता है। While diuretics can be effective in reducing excess fluid in the body, इसके अलावा हाइपरटेंशन के अलावा जितने भी इडीमा की कंडीशन है और सिस्टेमिक इडीमा के टाइप्स है, से एंकल इडीमा, एसाइटीज,
या इनसार का जो जनरलाइज बॉडी एडिमा के लिए यूज होता है, ये टर्मिनोलॉजी पल्मोनरी एडिमा हो गया, इन तमाम, या फिर ऑर्बिटल एडिमा हो गया, इन तमाम कंडीशंस में, इसके अलावा लिम्फ एडिमा हो गया, इसमें डायरेटिक्स को यूज किया जाता है ताकि एक्सेस ऑफ फ्लूइड को बॉडी से निकाला जा सके और बॉडी को इडीमेटस कंडीशन से भी बचाया जा सके। और इडीमा कभी कभार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के साथ ज्यादा होता है, जैसे हार्ट फेलियर की बात मैंने की, या रीनल फेलियर की बात मैंने की, या लिवर फेलियर की बात मैंने की। तो इन कंडीशन, इन तीन ऑर्गन्स के साथ इडीमा, सिस्टमिक इडीमा बहुत ज्यादा टच होता है। तो इन तीन ऑर्गन्स की हिफाजत करने के लिए और उसको फेल होने से बचाने के लिए भी डायरेटिक्स बहुत जरूरी होता है ताकि मजीद उस पर बर्डन ना आए। इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क क्लोजली विद अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल when using diuretics to ensure proper dosing and monitoring of the any potential side effects. इनके साइड इफेक्ट भी चूंकि होते हैं तो एक कंसल्टेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दिया कि डायरेटिक्स होते क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस लिए यूज होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इंडिकेशन को डिस्कस करते हैं। डायरेटिक्स किन किन कंडीशन में इंडिकेट है। तो एक तो हाइपरटेंशन है और इसके हिसाब से हम इसको पढ़ भी रहे हैं। दूसरा हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर की कंडीशन में चूंकि हार्ट के मसल्स कमजोर हो जाते हैं और कंडीशन बन जाती है हार्ट पंप नहीं कर सकता। तो हार्ट जब पंप नहीं कर सकता तो किडनी स्पेशली ये चीज फील कर लेती है, उसको लगता है कि हार्ट के की तरफ ब्लड सप्लाई कम जा रही है, इसलिए ये पंपिंग कम कर रहा है और हमें ब्लड नहीं पहुंचा रहा। तो किडनी एंटी जो नाइट्रिक का कंपाउंड है उसको पैदा करके और फ्लूइड की बंदिश और रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा लेता है और हार्ट की तरफ फ्लूइड की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर लेता है। तो हार्ट चूंकि ऑलरेडी उसके मसल्स कमजोर है, वो फ्लूइड को मैनेज नहीं कर सकता, फ्लूइड की मिकदार और भी बढ़ जाती है और वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब वीनस रिटर्न बढ़ जाता है तो उसके साथ कार्डिक आउटपुट को भी बढ़ना चाहिए। तो कार्डिक आउटपुट चूंकि हार्ट के मसल्स कमजोर है नहीं बढ़ा सकता, प्रीलोड बढ़ जाता है और हार्ट के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, तो इस लिहाज से फिर हार्ट मजीद फेल होने की तरफ जाता है और हार्ट फेलियर की कंडीशन फिर आ जाती है। हार्ट फेलियर के अपने अलामात है जैसे जुगुलस वीनस प्रेशर का बढ़ जाना, एरिथमियस का डेवलप होना और पल्स प्रेशर में डिफरेंस आना, बीपी में बहुत ज्यादा चूंकि एरिथमियस होते हैं तो बीपी में बहुत ज्यादा चेंज आना। ठीक है, ये हार्ट फेलियर के अपने तो मसाइल हैं और अलामात हैं। फिर इसके बाद इडीमा, स्विलिंग आमतौर पे लिवर के प्रॉब्लम्स, किडनी या हार्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। इसके अलावा लोकल इडीमा के कुछ कंडीशन होते हैं लेकिन लोकल इडीमा को हम इसमें कंसिडर नहीं करते डायरेटिक्स के लिए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ किडनी की कंडीशन है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नेफ्रॉन्स डैमेज हुए होते हैं। कुछ बीमारी के कॉम्प्लिकेशन के जैसे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस के बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉमन है, या एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है तो उसमें भी ये कंप्रोमाइज हो जाता है। तो इन कंडीशंस में भी इडीमा से बचाने के लिए डायरेटिक्स दिए जाते हैं। और लंग डिसऑर्डर के कुछ कंडीशंस हैं, या पल्मोनरी इडीमा, स्पेशली पल्मोनरी इडीमा में लंग्स के अंदर फ्लूइड की मिकदार को कम करने के लिए डायरेटिक्स दिए जाते हैं। और सीपीडी के मर्ज में भी जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या इसके साथ अस्थमा भी है, इसमें भी स्पूटम या फ्लूइड की मिकदार बढ़ जाती है, प्लूरल इफ्यूजन का खतरा लंग्स के अंदर होता है। तो उससे बचाने के लिए भी इसको डायरेटिक्स को दिया जाता है। इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन भी हैं। कंट्राइंडिकेशन तो ये है कि एक तो इस दवाई से अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो, डायरेटिक्स से उसकी बॉडी को एलर्जी हो। इसके अलावा एनोरिया, एनोरिया इसको बोलते हैं कि यूरिन का आउटपुट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, यूरिन नहीं बनता, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, रीनल फिल्ट्रेशन रेट स्टॉप हो जाता है। तो ये किडनी की कुछ बीमारियों की वजह से होता है। इसका मतलब ये है कि किडनी काम नहीं कर रही। जब किडनी काम नहीं कर रही तो उसमें फिर हम डायरेटिक्स नहीं देंगे। अगर आप डायरेटिक्स दोगे तो ये जाके किडनी पे काम करेंगे और किडनी ऑलरेडी फेल हुई है या फेल हो रही है, काम नहीं कर रही, तो फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये एनोरिया की कंडीशन अगर हो तो इसमें डायरेटिक्स को नहीं देंगे, कंट्राइंडिकेटेड है इसमें। फिर इसके अलावा सिवियर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो अभी मैं बात कर रहा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर के, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स का चूंकि हमारी बॉडी और होम्योस्टेसिस पे बहुत ज्यादा असर है, तो उसकी इम्बैलेंस कंडीशन में भी हम डायरेटिक्स को नहीं देंगे। सिवियर डिहाइड्रेशन अगर किसी को हुई हो, ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम और वाटर की जरूरत बॉडी को होती है, तो उसमें अगर आप डायरेटिक्स दोगे तो और मजीद निकलेगा बॉडी से, तो पेशेंट शॉक में जा सकता है और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है।
तो मजीद उसकी हालत बिगड़ सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर डायरेटिक्स कंट्राइंडिकेटेड है। So that's all about today presentation and video lecture. उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अगले इस सीरीज की वीडियो तक खुदाफिज। अगले वीडियो में हमने बीटा ब्लॉकर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करना है, तो उस टाइम तक खुदाफिज।